नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के बारे में। पिछले एक महीने में क्या कुछ हुआ और उससे हमारे देश की डेमोक्रेसी पर क्या सवाल उठते हैं। बड़ी कॉम्प्लेक्स कहानी है, बहुत से ट्विस्ट और टर्न्स हैं, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको सिंप्लीफाई करके समझाने की। आइए शुरू से शुरू करते हैं। 24 अक्टूबर 2019 को महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट्स है। महाराष्ट्र में टोटल में 288 सीट्स हैं, 148 मेजॉरिटी मार्क है, यानी किसी को भी अगर सरकार बनानी है तो 145 से ज्यादा सीट्स चाहिए होंगी। इन इलेक्शंस में आई बीजेपी की 105 सीट्स, शिवसेना की 56, एनसीपी की 54 और कांग्रेस की 44। बची हुई 29 सीट्स बाकी पार्टीज और इंडिपेंडेंट्स की थी। अब इलेक्शन से पहले बीजेपी और शिवसेना एक अलायंस में थे। अगर दोनों साथ में आ जाते तो 105 प्लस 56 आराम से सरकार बन जाती, लेकिन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। शिवसेना चाहती थी कि बीजेपी और उसके बीच में 50-50 पार्टनरशिप रहे, मतलब अगर दोनों मिलकर सरकार बनाते तो जो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है वो 2.5 ईयर्स के लिए बीजेपी के पास रहती और 2.5 ईयर्स के लिए शिवसेना के पास रहती। लेकिन बीजेपी ने इससे इनकार कर दिया। बीजेपी चाहती थी कि उसका चीफ मिनिस्टर रहे 5 साल के लिए। अब शिवसेना कहती है कि बीजेपी ने प्रॉमिस किया था पहले कि वो 50-50 पार्टनरशिप करेगी और इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद वो अपनी प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर रही है। तो ये इंटरनल मैटर है इन दोनों का, हमें पता नहीं सच क्या है यहां पर कि सही में बीजेपी ने प्रॉमिस किया था या नहीं किया था। लेकिन इस रीजन की वजह से शिवसेना ने बीजेपी के साथ नाराजगी दिखाई और एनसीपी और कांग्रेस के साथ बात करनी शुरू कर दी। इस इलेक्शन रिजल्ट्स डे से लेकर अगले 20 दिन तक यही बात चलती रही। मीडिया में रिपोर्ट्स आती रही कि देखो शिवसेना कैसे एनसीपी के साथ बात कर रही है, अब कांग्रेस के साथ मीटिंग कर रही है, अब बीजेपी के साथ ये हो रहा है। तो ये सब चलता रहा। 9 नवंबर को महाराष्ट्र के गवर्नर ने बीजेपी को इनवाइट किया सरकार बनाने के लिए, क्योंकि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी और 48 आवर्स का टाइम दिया गया बीजेपी को अपनी मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए। बीजेपी ने रिजेक्ट कर दिया कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है सरकार बनाने में। इसके बाद 10 नवंबर को गवर्नर ने शिवसेना को इनवाइट किया सरकार बनाने के लिए और शिवसेना को 24 आवर्स का टाइम दिया गया अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए। शिवसेना ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हां हम सरकार बना सकते हैं, लेकिन शिवसेना ने 3 दिन का समय मांगा गवर्नर से अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए और एनसीपी और कांग्रेस के साथ अपने नेगोशिएशंस को खत्म करने के लिए। गवर्नर ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया और 12 नवंबर को दोस्तों महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया। यहां से लोगों के सवाल उठने शुरू हुए, गवर्नर इतने बायस्ड तरीके से क्यों बिहेव कर रहे थे। गवर्नर ने बीजेपी को तो इतना टाइम दिया था सरकार बनाने के लिए, शिवसेना को थोड़ा सा और टाइम नहीं दे सकते थे। इतनी जल्दी क्या लगी थी प्रेसिडेंट्स रूल लगाने की। गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनली न्यूट्रल पोस्ट होती है दोस्तों, और अगर किसी भी स्टेट के गवर्नर किसी भी पार्टी का फेवर करते हैं तो ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाना हुआ। करीब करीब अगले 10 दिन तक ये प्रेसिडेंट्स रूल चला। शिवसेना ने इस प्रेसिडेंट्स रूल को सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज किया और 22 नवंबर को यह खबर आने लगी कि शिवसेना ने अपने एनसीपी और कांग्रेस के साथ नेगोशिएशंस खत्म कर दिए हैं और वो रेडी हो गए हैं सरकार बनाने के लिए। न्यूज में आ रहा था 22 नवंबर की रात को कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और अगले दिन सुबह 23 नवंबर को एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट आया हमारी कहानी में जिसे देखकर हर कोई शॉक्ड रह गया। लोग सुबह अपने बेड से सोकर उठे तक नहीं थे कि खबर आई महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बन गए हैं दोबारा से, और महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं अजित पवार। यानी बीजेपी और एनसीपी ने, लोगों को सुनने में लगा, साथ में अलायंस कर ली है। शॉकिंग चीज यह भी थी कि सुबह के 5:47 AM पे प्रेसिडेंट्स रूल को हटाया गया था और सुबह के 7:50 AM पे ये नई सरकार बनी थी। तो लोगों ने प्रेसिडेंट के ऊपर भी सवाल पूछने शुरू किए। हमारे देश के प्रेसिडेंट को दोस्तों गवर्नर्स की तरह कॉन्स्टिट्यूशनली न्यूट्रल रहना पड़ता है, ये नहीं कि किसी पार्टी का फेवर किया जाए यहां पर। तो लोगों ने सवाल यहां पर उठाया कि हमारे देश के प्रेसिडेंट कई बार इंपॉर्टेंट पेपर्स को साइन करने में हफ्तों लगा देते हैं, लेकिन एक ऐसा डिसीजन जिसको जनता के देश की जनता के सामने करना चाहिए, इसको आप सुबह की सैटरडे मॉर्निंग को उठ के कर रहे हो जब हर कोई सोने लग रहा है। क्या हमारे देश के प्रेसिडेंट यहां पर रूलिंग पार्टी का फेवर करने लग रहे हैं? ये एक ऑब्वियस सा सवाल है जो लोगों के दिमाग में आएगा इस सिचुएशन को देखकर। दूसरा, लोगों ने सवाल उठाया बीजेपी और फडणवीस के ऊपर इनके एनसीपी के साथ अलायंस को लेकर। असल में बात क्या है, बहुत से बीजेपी लीडर्स इंक्लूडिंग हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते आए हैं कि एनसीपी कितनी करप्ट पार्टी है। मोदी जी की एक फेमस लाइन है, एनसीपी का मतलब है नेचुरली करप्ट पार्टी। बीजेपी के बहुत से लीडर्स बार बार एक्यूज करते आए हैं। देखो अजित पवार के ऊपर एक 70,000 करोड़ रुपीस का इरिगेशन स्कैम का केस चलने लग रहा है, उसके बावजूद भी अभी अलायंस के लिए रेडी हो गए। इसका मतलब इनके खुद के कोई मॉरल्स नहीं है। जिस एक इंसान को 5 सालों से कहते आ रहा हो ये करप्ट है, ये करप्ट है, ये करप्ट है, और अब उसके साथ अलायंस करने के लिए रेडी हो गए। इनफैक्ट फडणवीस का एक फेमस ट्वीट भी है 2014 का, जिसमें इन्होंने लिखा था कि बीजेपी विल नेवर 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 हैव एनी अलायंस विद एनसीपी। क्या बोले यहां पर, मतलब हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। इसके बाद जो हुआ दोस्तों वो और भी चौंका देने वाला था।
शरद पवार ने कहा कि एनसीपी और उसके सारे एमएलए शिवसेना और कांग्रेस के साथ अलायंस करना चाहते हैं, ना कि बीजेपी के साथ। इससे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा कि अजित पवार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन चुके थे ऑलरेडी, और वो कहने लग रहे थे कि देखो एनसीपी और बीजेपी अलायंस में है साथ में। तो सवाल यहां पर उठा कि एनसीपी एक्चुअली थी किसके साथ। इसके बाद एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने अपने सारे एमएलए को एक होटल में इकट्ठा कराया और उनसे प्लेज करवाई कि हम सब साथ में हैं और हम सब साथ में अलायंस में एक सरकार बनाएंगे। वहां सारे एमएलए मौजूद थे एक्सेप्ट अजित पवार। तो लोगों ने सवाल उठाया कि बीजेपी जो है वो किसके साथ सरकार बनाए खड़ी है, कैसे बीजेपी के एक चीफ मिनिस्टर बन गए हैं यहां पर, जबकि एनसीपी के सारे एमएलए तो वहां होटल में प्लेज करने लग रहे हैं कि हम कांग्रेस और शिवसेना के साथ अलाय करेंगे। इससे लोगों ने सवाल उठाया कि बीजेपी की एक चाणक्य नीति थी कि वो बाकी एनसीपी के एमएलए को खरीदने वाले थे। रूमर्स उठने लगे कि शिवसेना और एनसीपी के एमएलए को एलिजिडली अराउंड 100 करोड़ रुपीस पर एमएलए ऑफर किए गए थे अपनी साइड बदलने के लिए। बीजेपी 30 नवंबर तक का टाइम चाहती थी फ्लोर टेस्ट कराने के लिए, जब सारे एमएलए जाकर वोट करेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि किसकी सरकार बननी चाहिए। वहां पर ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस ने यही सवाल उठाया कि बीजेपी इतना लंबा वेट इसलिए कर रही है ताकि वो हमारे एमएलए को खरीद पाए। लेकिन 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि फ्लोर टेस्ट तो 27 नवंबर को ही होगा, उसमें कोई डिले नहीं होगा और फ्लोर टेस्ट को लाइव टेलीकास्ट किया जाना चाहिए। 25 नवंबर को कुछ मीडिया हाउसेज ने जैसे कि टाइम्स नाउ, टेलीग्राफ और न्यूज 18 ने यह रिपोर्ट किया कि अजित पवार के खिलाफ जो 70,000 करोड़ रुपीस का इरिगेशन स्कैम चल रहा है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन चलने लग रही है, उस केस को बंद करा दिया गया है एसीबी के द्वारा। लेकिन उसके कुछ घंटे बाद उस मीडिया रिपोर्ट के आने के एसीबी के कुछ ऑफिशियल्स ने कहा नहीं, हमने वो वाली इरिगेशन स्कैम की रिपोर्ट बंद नहीं कराई है, हमने बाकी केसेस को क्लोज किया है जो कि अजित पवार से जिनका कुछ लेना देना नहीं है, हमने एग्जैक्टली वो वाला करप्शन का केस बंद नहीं किया है। लेकिन यहां पर बाकी कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या कोइंसिडेंस था, एसीबी ने इन्हीं कुछ दिनों में ये इरिगेशन स्कैम की कुछ फाइलें क्लोज करी हैं। इसके बाद अचानक से 26 नवंबर की शाम को चीफ मिनिस्टर फडणवीस और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार दोनों ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, कहा कि हम ये सरकार नहीं चलाना चाहते। फडणवीस अपने एक्सप्लेनेशंस देने लगे कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, और अजित पवार ने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से ये रेजिग्नेशन यहां पर दिया है। लेकिन कोई यकीन करेगा, आपको लगता है ऐसी एक्सक्यूजेस में? सिंपल सा सवाल ये उठता है कि इन्हें चीफ मिनिस्टर बनने की क्या जल्दी पड़ी थी जब इनके पास मेजॉरिटी थी ही नहीं, इनके पास एमएलए का सपोर्ट तक नहीं था, फिर भी ये चीफ मिनिस्टर बनने चले थे। इससे ये चीज प्रूव होती है दोस्तों कि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ एनसीपी के एमएलए इनके फेवर में वोट करेंगे बाद में जब फ्लोर टेस्ट होगा तो। और वो कैसे वोट करेंगे, ये बिना पैसे दिए तो मुझे पॉसिबल लगता नहीं, कि जब तक उन एमएलए को किसी तरह से रिश्वत नहीं दी जाएगी कि बीजेपी के फेवर में वोट करो, फालतू में क्यों करेंगे वो, जब वो प्लेज करने लग रहे हैं कि हम एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना साथ में सरकार बनाएंगे। तो यहां पर एक बहुत गंदी तरह की पॉलिटिक्स सामने आती है, जो कर्नाटका में भी हमें देखने को मिली थी कि एमएलए को खरीदा जाता है पैसे देकर। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा क्लियर प्रूफ हमें देखने को मिल सकता है। कर्नाटका में भी यही चीज हुई थी। कर्नाटका में कुछ क्लिप्स भी वायरल हुई थी, स्टिंग ऑपरेशंस भी वायरल हुए थे, जिनमें ये खरीदने की कोशिश कर रहे थे एमएलए को। और बाद में जब कर्नाटका की सरकार गिरी और बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, तब भी यही एक्यूज किया गया कि इन्हें पैसे देकर खरीदा गया एमएलए को। मेरी राय में इससे एक चीज बड़ी क्लियर होती है कि आज बीजेपी जैसी पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये सिर्फ पैसे के बल पे काम करते हैं, पैसे देकर बिकाऊ एमएलए को खरीदते हैं, पैसे देकर ये सरकार बनाते हैं। और जो इनकी सरकार बनी हुई है ना, किसी तरह से ये सिर्फ पैसे के बलबूते पर बनी हुई है। एक दिन कोई और पार्टी आएगी जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे, वो सारे एमएलए को खरीद के इनकी सरकारें गिरा सकती है बड़ी आसानी से। ये मेरी राय है यहां पर। इसके काफी प्रूफ भी मौजूद हैं, सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, सिर्फ कर्नाटका में ही नहीं, बाकी स्टेट्स में भी आपको ये देखने को मिलेगा। एक दूसरा सवाल यहां पर लोग उठाते हैं एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के ऊपर, कि कैसे एनसीपी, कांग्रेस की और शिवसेना की अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं और फिर भी ये साथ में एक अलायंस बना रहे हैं। तो क्या तुक बनता है ये अलायंस बनाने का? शिवसेना की जो आइडियोलॉजी है उससे शिवसेना के सपोर्टर्स, उससे कांग्रेस के सपोर्टर्स एग्री नहीं करते, और कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उससे शिवसेना के सपोर्टर्स एग्री नहीं करते। तो ये अलायंस कैसे टिकेगी? ये तो एक अनस्टेबल गवर्नमेंट बनेगी यहां पर। और ये भी एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है यहां पर कि सत्ता में आने के लिए ये पार्टीज कुछ भी कर सकती हैं। मेरी राय में ये कोई इतनी गलत चीज नहीं है कि ऑपोजिंग आइडियोलॉजी वाली पार्टीज साथ में मिलकर आकर एक सरकार बनाए, एज लॉन्ग एज ये सरकार स्टेबल बनी रहे और इनके बीच में एग्रीमेंट रहे। क्योंकि होता क्या है ऐसे केस में, जो आइडियोलॉजीज होंगी वो कहीं पे ओवरलैप करेंगी, और वो जहां पर ओवरलैप करेंगी वो एक मॉडरेट व्यू पॉइंट्स होंगे चीजों के। तो दोनों तरफ से जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के व्यू पॉइंट्स हैं वो अबैंडन कर दिए जाएंगे, और दोनों पार्टीज मिलकर ऐसी चीजों पर काम करेंगी जिससे मेजॉरिटी ऑफ जनता एग्री करती हो, जिसपे शिवसेना के सपोर्टर्स और कांग्रेस सपोर्टर्स दोनों साथ में एग्री करते हो।
तो पोटेंशियली ये एक अच्छी अलायंस भी हो सकती है, मेरा ये मानना है, अगर ये स्टेबल रहे ऑब्वियसली, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है इससे ऐसी अलायंस को स्टेबल रहना, जैसे हमने कर्नाटका में देखा था, बहुत आसानी से ऐसे एमएलए को खरीद लिया जा सकता है। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।